स्टार्ट हो गई। ठीक। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष आधुनिक भारतीय भाषा की पहली इकाई का तीसरा भाग और दूसरी इकाई का प्रथम भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो हमारा कल होना था पर किसी कारणवश नहीं ले पाई मैं आप लोगों की क्लास। तो आज मैं आपके समक्ष हूँ। और बेटा, जैसे कि मैंने आप सबको मैं बाद में भी रिपीट कर दूंगी, एक बार आप सभी उस नंबर पर अपना नाम जब भी भेजें व्हाट्सएप पर तो अपना नाम लिखकर भेजें, जो मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूं। एक बार मैं अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ और एक फिर बाद में कर दूंगी। 9953281181 9953281181। ठीक है, तो आज हम गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जुलूस हम लोग उसकी मूल संवेदना किस तरह से प्रेमचंद ने उसमें अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति का जो मर्म स्पर्श जोड़ने का प्रयास किया है उसका यहाँ पर प्रदापन करूंगी। और अंत में हम देखेंगे कि किस तरह से कहानी की जो सार है, प्रतिपाद्य कह लीजिए, सार कह लीजिए, या फिर आप कथानक कह लीजिए या कथा वस्तु कह लीजिए, उसका मैं यहाँ पर स्पष्टी रूप में चित्रण करती हुई प्रतीत होंगी। तो सर्वप्रथम रूप में हम देखते हैं कि हम गद्य की विधाओं पर बात कर रहे थे और गद्य की विधाओं में जैसे मैंने आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी या हमने अनेक रूपों में इसका चित्रण दे देखा और पढ़ा भी है अपने जीवन में। आज मैं उसी से संबंधित जब विकास की हम यात्रा पढ़ रहे हैं, वो भी गद्य के विकास की यात्रा पढ़ रहे हैं, तो उसमें किस तरह से समय अनुसार जो परिवर्तन होते रहे और उन परिवर्तनों में किस तरह से साहित्यकार ने अपनी अभिव्यक्तिकरण का जो स्तर है वो भी बदला इन गद्य की विधाओं के द्वारा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जीवन नियमों और मूल्यों से घिरा हुआ है और नियम और मूल्य हम लोग साथ में लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं, या सिद्धांतों के आधार पर हम कहें तो हमारे जीवन में हम देखते हैं साहित्यिक आधार पर अनेक प्रकार के जो नियम है वह कार्यरत होते हुए दिखाई देते हैं। और गद्य में भी जो भी विधाएं हैं उन विधाओं में भी अलग अलग जो नियम है वह कार्यरत होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम एक ही लाठी से सभी गद्य की विधाओं को नहीं हाँक सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो परिवर्तन है वह अनुभव के आधार पर, अपनी अभिव्यक्ति के अपनी अभिव्यक्तिकरण के आधार पर या अन्य रूपों के आधार पर लेखक ने आत्मकथा के रूप में, यात्रा वृतांत के रूप में, या हम ये कह लें आपके रेखा चित्र के रूप में, संस्मरण के रूप में और व्यंग के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से प्रस्तुत की है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है और यहाँ पर इतिहास का तो चित्रण नहीं करूंगी, मैं सूक्ष्म रूप से इसका संक्षिप्त में परिचय देती हुई चलती हूँ। पहला है आत्मकथा। आत्मकथा से तात्पर्य है, जैसे कि शब्द है आत्मकथा, आत्मकथा शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, आत्म जमा कथा। इसमें आत्म का अर्थ होता है स्वयं, स्वयं से तात्पर्य है निजी, निजी से तात्पर्य है कि अपने द्वारा लिखित या अपने द्वारा लिखी गई कथा का वर्णन करना। आत्मकथा में व्यक्ति अपने आप को उस प्रधान या केंद्र में रखता हुआ दिखाई देता है, जिसके आसपास घटित घटनाओं का वह स्वयं साक्षी होता है और उस साक्ष्य में वह किस तरह से अपने साथ न्याय करता हुआ भी प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अपने साथ भी न्याय करना एक बड़ी बात हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारा जब से जीवन आरंभ हुआ है या जब से जीवन हम समाप्ति के केंद्र तक देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी बुरी दोनों घटनाओं का प्रदापन किस तरह से तथ्य कथ्य के अनुसार या सत्य के अनुसार करते हुए दिखाई देता है। देखिए, कहने के आधार पर तो हम बहुत वर्बली बोल जाते हैं, मौखिक रूप से बोल जाते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, पर हम कितने सच के धरातल पर अपने आप को मापते हुए दिखाई देते हैं, वो बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। और आत्मकथा में हम देखते हैं कि स्वयं के बारे में हम शुरू से लेकर जब से हम पैदा हुए हैं और अंत तक, जब तक हमारा जीवन समाप्ति की ओर नहीं चला जाता, तब तक के जो हमारे सुख दुख
या मनोग्रंथि के आधार पर या अलगावों के आधार पर या विडंबना विसंगतियों के आधार पर या समस्याओं के आधार पर जो हमारा जीवन एक तरह से कटा है या हमने जिया है, दोनों में अंतर है। देखिए, एक कटने का अर्थ है कि आप मजबूरियों के तहत अपना जीवन काट रहे हैं, एक होता है सुखद कि आपने भौतिक सुख सुविधाओं का एक तरह से लबालब भोग उपभोग किया है, तो वो दूसरे धरातल पर आता हुआ दिखाई देता है। तो देखते हैं कि व्यक्ति की जो जीवन पृष्ठभूमि है वह किस तरह से अपने जीवन को वहां पर अंकित करते हुए दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी इस तरह की आत्मकथा का वर्णन अपने द्वारा करते हुए दिखाई देता है, तो उसमें उसको कई नियम की एक तरह से छूट मिलती हुई दिखाई देती है। वो नियम है कि वह अपने बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी चाहे तो दे सकता है, चाहे नहीं भी दे सकता है, ये उस पर निर्भर करते हुए दिखाई देता है। या वह अपनी जानकारी देता है तो वह पात्र बदलते हुए भी दिखाई देता है, यानी कि पात्र दूसरा अंकित कर देता है और स्वयं की सारी घटनाओं को वह विस्तृत रूप देते हुए दिखाई देता है। हम कहते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन का एकदम कटु सत्य तो किसी के सामने भी नहीं रख पाता है, क्योंकि हम अपने आप में उतने ज्यादा स्पष्ट भी नहीं दिखाई देते हैं कि जो हमने अच्छे बुरे दोनों संदर्भों में अपने अपने जीवन को हाँका है या हमने जिया है, उसका पूर्ण रूप अगर चित्रण करना हो तो वो बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य और जटिल कार्य है, क्योंकि इस कार्य में व्यक्ति अपनी अनेक प्रकार की गुप्त रहस्यों को भी खोलते हुए दिखाई देता है। और व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी स्थिति परिस्थिति में कि वह कितना अपने आप के साथ न्याय कर पाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने स्वयं द्वारा जो जीवन उसने खुद भोगा है और उसमें कितनों का उसने हित अहित, कितनों से झूठ कपट छलावा किया है, उसका अगर वह प्रदापन करने में एक तरह से प्रस्तुत होता है तो कहीं ना कहीं उसका हाथ जरूर लिखते हुए डगमगाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अपनी आत्मकथा कहना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसकी हम देखते हैं शुरुआत सर्वप्रथम रूप में 17वीं शताब्दी के आसपास हुई। उसमें अर्ध कथानक नामक आत्म परख जीवनी एक तरह से कथा लिखी गई और उसमें बनारसी दास ने अपने जीवन के मूल जो सत्य हैं, तथ्य हैं, तर्क हैं, आंकड़े हैं, उन्हें पूरी बेबाकी से प्रस्तुत करने का प्रयास सर्वप्रथम रूप में किया। तो देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन का जो काला चिट्ठा भी कहे तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं कि हम एकांत में कैसे हैं और समाज के सामने हम लोग कैसे हैं। तो उसको प्रस्तुत करने के लिए बेबाक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आत्मकथा में हम अपने निजी पहलुओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है बेटा इसमें यात्रा साहित्य, इसे यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। वैसे तो यात्रा से हमारा तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं करते हैं, कभी अपने परिचितों के साथ तो कभी हम अकेले में भी उन यात्राओं का भोग लेते हुए दिखाई देते हैं। और यात्रा करना बहुत ही ज्यादा सुखद रूप में एक अनुभूति है, जिसके द्वारा हम अपने जो जीवन जितना संघर्ष में या जटिल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें से हम कुछ राहत के पल एक तरह से गुजारते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि आपने भी अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की होंगी, और वो यात्राएं हम देखते हैं कि कई बार अपना हम परिवेश छोड़ने के आधार पर अगर दूसरे परिवेश में भी चले जाते हैं, यानी कि अपने पारिवारिक वातावरण को छोड़कर किसी के दूसरे के पारिवारिक वातावरण में भी चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी एक यात्रा का रूप होता है। पर यहाँ पर यात्रा से संदर्भ है कि हम देश विदेश या अन्य स्थानों या ऐतिहासिक स्थानों, दार्शनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों के आधार पर भी हम अनेक प्रकार की यात्राएं करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें भी जो नियम कार्यरत होता हुआ दिखाई देता है, उसमें यह है कि हम अपने जीवन में जब यात्रा करते हैं तो यात्रा से पहले हम योजनाएं तो बनाते हैं ना जीवन में, क्योंकि योजनाएं ही फलीभूत होती हुई दिखाई देती हैं कि हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह का परिवेश हमें वहां पर देखना है, अपना किस तरह का होटल देखना है, किस तरह से हमें अनेक सुख सुविधाओं का वहां पर एक
सुखद एहसास वहां जीना है, उसका हम पूरी तरह से योजना बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी कि जब से यात्रा का मन में एक तरह से स्मरण आते हुए दिखाई देता है, तब से हम उस यात्रा में अपनी काल्पनिक भावों के आधार पर उसको एक तरह से समायोजन या समायोजित करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, जीवन में जो कल्पना है ना, वो बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति, कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम उन कल्पनाओं में किस तरह से अपने सुखद जीवन की जो इच्छा है उनको जीते हुए दिखाई देते हैं, आकांक्षाओं को फलीभूत होते हुए दिखाई देते हैं, और अवसरवादिता के तहत अपनी आशाओं, अपनी आकांक्षाओं में एक तरह से विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन यात्राओं के द्वारा व्यक्ति किस तरह से अपने अनेक प्रकार के संदर्भों, प्रसंगों को भी एक साथ समाहित करते हुए दिखाई देता है। जब मैं आपको अंतिम इकाई पढ़ाऊंगी तो उसमें चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा रचित एक तरह का इसी तरह का एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है कि किस तरह से वह अनेक स्थानों पर गया, और अनेक स्थानों पर गया तो वहां पर जब से उसने यात्रा का पहला कदम वहां पर रखा, तब से उसने अंत तक एक एक पल, एक एक क्षण जो उसने जिस भी रूप में बिताए हैं, उनका खुले रूप से हम एक तरह से प्रदापण या वर्णनात्मक रूप वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक अपने पल पल की अभिव्यक्ति को वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, और ये अभिव्यक्ति यथार्थ रूपी तो होती है, साथ ही साथ हम देखते हैं इसमें कल्पना के पुट, मिथ्या के पुट या अन्य रूप में हम उसको वहां पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी यात्राएं आप लोगों ने अपने जीवन में की है, और यात्राओं को आप पढ़ते भी हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से लेखक अपनी जिंदगी को वहां पर जीते हुए दिखाई देता है। मुझे नागार्जुन याद आ रहे हैं। नागार्जुन ने अनेक प्रकार की जो कविताएं हैं उनको सराबोर करके अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, कि किस तरह से वह बहुत दिनों के बाद अपने जब गांव जाते हैं तो उसमें वे किस तरह से खेत खलियान को लहराते हुए देखते हैं, किस तरह से गन्ना जो जूस बेचता है उसका रसा स्वादन वह लेते हुए दिखाई देते हैं, और अनेक प्रकार की जो गांव की जो खुशबू है, महक है, उससे भी वह वंचित अपने आप को नहीं रख पाते। तो कविता के माध्यम से वह अपनी यात्रा का खुले रूप में वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी यात्राओं में हम देखते हैं सर्वप्रथम नाम आता है राहुल सांस्कृतियानंद का, जिन्होंने यात्राओं के संदर्भ में अनेक प्रकार की यात्राओं का परिचय साहित्य में दिया गया है, और ऐसी ही अनगिनत यात्राएं हैं जिनमें अलग अलग काल के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग परिवेश के अनुसार लोगों ने अपनी यथार्थ के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति का चित्र उन ऐतिहासिक मार्मिक स्थानों के आधार पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। तीसरा इसमें है आपका संस्मरण। संस्मरण को हम पहले इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि अंतिम है। हम देखते हैं कि किस तरह से यात्रा वृत्तांत और संस्मरण और आत्मकथा कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसका विस्तृतीकरण अलग अलग है, पर ये एक ही परिपाठी से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। संस्मरण से तात्पर्य है जो स्मृतियों में बसा हुआ कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपको सारा जिंदगी याद आती हुई दिखाई देती है, और पुनः वह उसे जागृत करने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी ही घटनाओं को हम देखते हैं कि स्मृति के आधार पर हम किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर, किसी हम देखते हैं वस्तु के आधार पर हम जब लिखते हैं आलेख के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मम स्पर्शीय रचना का रूप भी बनता हुआ दिखाई देता है। तो संस्मरण से तात्पर्य है स्मृतियों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति जिस भी परिवेश में हमने सामाजिक, धार्मिक या हम कहें कि आर्थिक या पारिवारिक या ऐतिहासिक, दार्शनिक रूप में हमने जी है, उसका वहां पर प्रदापन होते हुए दिखाई देता है। तो संस्मरण में मुझे याद आ रहा है कि
5वीं 6ठी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 55 महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की जो शिमला में उन्होंने अपना जीवन बिताया और अपने पारिवारिक रूप में कहीं ना कहीं उन्हें ऐतिहासिक रूप यानी कि स्थानों को भी वह जोड़ती हुई चली जाती हुई दिखाई देती हैं। उनका चश्मा, उनके चेहरे पर अनगिनत दाग और किस तरह से वह अपनी नानी दादी के प्रभाव से जो युक्त होती हुई दिखाई देती थी, उसका पूरा रूप स्वरूप उन्होंने बचपन संस्मरण में दिखाने का प्रयास किया है और उसे साथ साथ कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था के साथ भी जोड़ते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य, संस्मरण से हमारा तात्पर्य है कि जब से आपने अपना जीवन जिया है और तब तक आपने जिया है और उसमें कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुनः प्रभाव में लाती हुई दिखाई देती है और उनका चित्रण करने से आप रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि लिखना भी एक कला है, आप ये जानते हैं, और सब नहीं लिख पाते, इससे भी आप परिचित हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं जो लेखक या लेखिका, कवि या कवयित्री किस तरह से अपने संस्मरण यानी कि अपनी जो मन में बसी हुई स्मृतियां हैं उनका वह प्रादुर्भाव करती हुई दिखाई देती हैं। अंतिम है इसमें व्यंग। व्यंग से तात्पर्य है इससे पहले रेखा चित्र है। रेखा चित्र से तात्पर्य है कि जैसे कि नाम से ही संबोधन होता हुआ दिखाई देता है कि रेखा चित्र का मतलब है कि रेखाओं के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति का पूर्ण रूप से वर्णन करना। जैसे आप लोगों ने ना अपनी 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा तक, क्योंकि इन्हीं कक्षाओं तक ये सीमित होता हुआ दिखाई देता है, बाद में भी इसका विस्तृत रूप दिखाई देता है, पर हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमने अनुच्छेद लेखन करते हैं या हम चित्रों के आधार पर जैसे 4-5 चित्र हम लोगों ने खींच दिए हैं, कहीं पार्क का दृश्य बना दिया है, कहीं बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं बूढ़े पार्क में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई जो गृहिणियां हैं वह अपना स्वेटर बुनती हुई दिखाई देती है या अन्य कार्यों में रत वहां पर दिखाई देती है। उन चित्रों के माध्यम से हम बोलते हैं कि इसका स्पष्टीकरण कीजिए, तो वहां पर हम उन रेखाओं के माध्यम से, उन चित्रों के माध्यम से उसका पूरा अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे अनुकरण रूप को हम रेखा चित्र कहते हैं, जिसमें चित्र वहां पर प्रधान रूप में होते हैं, चित्र हम केंद्रीय रूप में रखते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक उस वर्ण विषय के आधार पर अपनी अनुभूतियों और अपनी संवेदनाओं का वहां पर चित्रण करते हुए दिखाई देता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। अंतिम विधा जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है वह है आपका व्यंग। व्यंग से तात्पर्य है कि किसी भी तरह का कोई भी तंज कसना या कटाक्ष करना या लक्षणा के रूप में उसकी अभिव्यक्ति करना व्यंग कहलाता है। देखिए, व्यंग एक बहुत ही हम कहें बड़ी कला है, जिसे व्यक्ति हास्यपद स्थिति में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। हास्यपद से यह तात्पर्य है कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और उपहास में वो बात भी कह दी जाए जो उसके व्यक्तित्व से एक तरह से मैच होती हुई दिखाई देती है, यानी कि मिलती जुलती हुई दिखाई देती है। तो कई बार हम देखते हैं बहुत सारे तंज हम अपने जीवन में कसते हुए दिखाई देते हैं, है ना। हम कहते हैं कि कई बार ईद का चांद हो गया, है ना, या हम देखते हैं कि कई लोगों को हम ये भी बोलते हैं कि मुंह पे राम बगल में छुरी। ऐसे अनेक प्रकार से हम तंज कसते हुए लोगों को दिखाई देते हैं। कई लोगों को हम बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो एक तरह से हम उसे तंज ही कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे साहित्य में अनेक प्रकार के विद्वान, अनेक प्रकार के लेखक लेखिकाएं हुए हैं जिन्होंने समाज में जिस तरह की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर अनेक प्रकार से व्यंग के द्वारा प्रहार करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। जैसे मैं अभी आपको चौथी इकाई में ही बताऊंगी कि किस तरह से भारतेंदु ने उस समय की भ्रष्ट राजनीति का जो पर्दापण किया है उसे एक तरह से व्यंग ही कसा है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अगर मूर्ख रूप में अपनी छाप वहां पर छोड़ते हुए दिखाई देता है, तो ऐसे मूर्ख राजा के प्रति किसी भी तरह की कोई संवेदना का भाव वहां पर नहीं पारित होते हुए दिखाई देता है। ऐसे ही आपका एक और व्यंग है, आपकी किताबों के माध्यम से ही मैं उदाहरण को ले रही हूँ, भोला राम का जीव। इसमें भी दिखाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति चला जाता है पर उसकी जो फाइलें हैं
वो वहां पर बंद नहीं होते हुए दिखाई देती, वो वहां पर एक तरह से लटकी हुई रहती है, क्योंकि भ्रष्ट राजनीति का वहां भी प्रतापन बहुत ही मार्मिक रूप से हुआ है कि किस तरह से आर्थिक दबाव व्यक्ति को कितने कष्टहीन रूप में अनेक प्रकार की समस्याओं से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक और मुझे याद आ रहा है, हरिशंकर प्रसाद द्वारा व्यंग है आपका वैष्णव का फिसलन। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लेखक ने अपनी कला का पूर्ण सदुपयोग वहां पर किया है, कि किस तरह से धर्म के जो ठेकेदार या धर्म का पालन करने वाले हैं, धर्म को किस तरह से अपनी ओर मोड़ते हुए दिखाई देते हैं, और धर्म की परिपाटी पर किस तरह से अपने को धनवान भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो वैष्णव के फिसलन एक निबंध है हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित, जिन्होंने उसमें व्यंग की प्रगाढ़ पराकाष्ठा को वहां पर व्यक्त भी किया है। तो इस तरह से ये पूरा एक इतिहास है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो गद्य की अनगिनत विधाएं हैं वह किस तरह से एक तरह से पारित होते हुए दिखाई देती है, और इस पारित रूप में लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री, आलोचक, व्यंग्यकार किस तरह से अपने आप को वहां पर दर्शाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो हम भोगते हैं वही हम उसे लिखते हुए दिखाई देते हैं, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में अगर किसी भी तरह की कोई भी तुष्टीकरण करना है तो उसमें हम चीजों को किस तरह से ले सकते हैं और किस माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इन सारे माध्यमों के द्वारा, इन सारी गद्य विधाओं के द्वारा लेखक ने अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप में दर्शाने का प्रयास किया है, और वो भी सारे तथ्य, कथ्य, सत्य और यथार्थ की पृष्ठभूमि पर एक तरह से प्रस्तुत किया है। आज मैं आपके सामने प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जुलूस लेकर उपस्थित हुई हूँ। जुलूस कहानी में हम देखते हैं कि प्रेमचंद का मैं संक्षिप्त में यहाँ परिचय देते हुए बताऊंगी कि किस तरह से प्रेमचंद ने अपनी जीवन में अनगिनत कहानियों के द्वारा समाज में हो रही जो एक भ्रष्ट रूप है उसका यथार्थ रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि यथार्थ की पृष्ठभूमि में अपने आप को अभिव्यक्त करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होता है, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हम केवल लेखक को ही नहीं जानते हैं, उस समय में घटित घटनाओं का जो ब्यौरा है वह भी हमें पता चलता हुआ दिखाई देता है। तो जुलूस कहानी में प्रेमचंद ने किस तरह से स्वराज पाने की जो लालसा व्यक्ति में पुरजोर रूप से दिखाई देती है उसका यहाँ पर प्रदापन किया है, और किस तरह से धर्म के जो ठेकेदार हैं वह जब अपनी धार्मिक रोटियों को सेकते हैं तो उस धर्म के आड़े अगर कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वह अपना है चाहे वह पराया है, वह उसको भी मसलते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह की मार्मिक कहानी का रूप प्रेमचंद ने जुलूस में रखने का प्रयास किया है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में 300 कहानियां मानसरोवर खंड में लिखी, और इन 300 कहानियों में अलग अलग रूप में जितने भी संवेदना के आधार प्रस्तुत किए हैं या असंवेदना के आधार प्रस्तुत किए, या किस तरह से बदलती पृष्ठभूमि में हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या ये कह लीजिए ऐतिहासिक रूप में भी उन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा समाज को एक नया परिचय देने का प्रयास किया है, क्योंकि सभी कहानियां हम देखते हैं कि उद्देश्य परक होती हैं, और उन उद्देश्यों के तहत कहानी में हम देखते हैं अंत में कि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो इस कहानी में भी हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेमचंद ने मूल संवेदना के आधार पर पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वह किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है। बहुत ही हम कहें कि करुण और मार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसमें हम देखते हैं कि जुलूस के द्वारा किस तरह से लोग अपने स्वार्थ के आगे किसी का भी हित वहां पर सोचते हुए नहीं दिखाई देते। देखिए, हित से यहाँ तात्पर्य है, मैं जितने भी यहाँ बात कर रही हूँ कहीं ना कहीं हम देखते हैं हम समाज में मूल्यों से घिरे हुए अपने आप को पाते हैं, और मूल्य हमारे जीवन की एक निष्ठा है, और इस निष्ठा के तहत व्यक्ति किस तरह से जीता हुआ और मरता हुआ दोनों सूरतों पर दिखाई देता है, क्योंकि हम कहानी के रूप में
पात्र का जो जीवन है वह एक तरह से आत्मत्याग करते हुए दिखाई देते हैं। जुलूस का अर्थ होता है एक तरह की शोभा यात्रा। यात्रा से ही वैसे संबोधन है यहाँ पर, और ये यात्रा चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, या अनेक माध्यमों के द्वारा व्यक्त की गई है। यहाँ पर जुलूस का अर्थ है कि किस तरह से अपने स्वराज को पाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए व्यक्ति कितना कर्तव्यनिष्ठ वहां पर दिखाई देता है। वहां पर उम्र की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो कभी किसी भी जकड़न में रहा हो, ऐसी जकड़न जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता हो, और उसके लिए कितने सतत प्रयास व्यक्ति अपने जीवन में करता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी यहाँ पर वेदना का जो स्वर है वो भी कहीं ना कहीं आंखों को भिगोते हुए दिखाई देता है। पहली स्लाइड में हम देखेंगे बेटा कि किस तरह से यहाँ पर कहानी का जो रूप स्वरूप है वह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलूस हिंदू मुसलमान के संबंधों में असहयोग और प्रेम के भाव को चित्रित करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए धर्म एक ही की बात की जा रही है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से धर्म केवल व्यक्ति को विकास के आधार पर ले जाता हुआ दिखाई देता है, पर जब अपना स्वार्थ आड़े आता है तो धर्म किस तरह से विभक्त या विभक्तिकरण के रूपों को एक तरह से संजोता हुआ दिखाई देता है, और उसमें जघन्य अपराध भी करने से हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो सेवा है वह मानवीय सेवा है, और मानवीय मूल्य भी यही कहलाता है कि आप अपने जैसा दूसरों को समझे और दूसरों के हित के लिए आप सर्वोपरि रूप में वहां पर कारगर होने का आधार प्रस्तुत करें। धर्म हमें यही सिखाता है, मूल्य भी हमें यही सिखाते हैं, हमारे शिष्टाचार भी हमें यही सिखाते हैं, और कहीं ना कहीं शाश्वत मूल्यों का भी जो पर्दापण हमारे जीवन में व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है उसको भी हम कहीं ना कहीं एक तरह से ओझल करते हुए दिखाई देते हैं। शाश्वत मूल्यों से तात्पर्य है बेटा जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पर आज हम देखते हैं जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तन वही मूल्यों का आधार बने हुए हैं। वो कैसे? आप जब ये कहानी पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, मैंने इसे बहुत रूपों में विभक्त किया गया है, और इसके माध्यम से आप उसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मुख्य पात्र इस कहानी में, जैसे कि हम अगर पात्र चित्रण की बात करें तो मुख्य पात्र उसमें हम लेते हुए दिखाई देंगे। मैंने गद्दे की विधाओं में जब आपको कहानी के 6 तत्व बताए थे तो उन 6 तत्वों का आधार भी मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार संक्षिप्त में स्पष्ट करती हुई चलूंगी। हम देखते हैं कि किस तरह से जो मुख्य पात्र है इब्राहिम, वह किस तरह से गांधीवादी विचारधारा के समर्थक है, क्योंकि हम जीवन में किसी न किसी के प्रभाव में तो लीन रहते ही हैं, और उस प्रभाव में जब हम लीन रहते हैं तो हम उसके कहे हुए शब्दों को स्वप्रथम रूप में आंकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी बहुत जैसे राष्ट्रपिता के नाम से यहाँ पर संबोधित है, और उन्होंने जिस तरह से जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर देश के प्रति अपनी एक तरह से संवेदना का भाव वहां पर जागृत किया है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोग उनसे प्रभावित होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो मुख्य पात्र इब्राहिम गांधीवादी विचारधारा के समर्थक यानी कि पक्ष में है, भारत को स्वतंत्र रूप में देखना चाहते हैं। देखिए ये वही व्यक्ति मैंने अभी आपको बताया कि जो जकड़न में रहता है, जो जंजीरों में रहता है, वही व्यक्ति स्वतंत्र होने की प्रबल इच्छा से भी युक्त होता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह उसमें व्यक्ति विशेष हो या देश विशेष हो, दोनों रूपों में कारगर होते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से भारत को स्वतंत्रता के रूप में देखने की जो कल्पना है, जो यथार्थ है, वह उससे रूबरू होने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देता है। कहानी जुलूस, व्यक्ति के जीवन में स्वराज का क्या महत्व है? हमारे जीवन में स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है ना, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर हमें जो मर्जी आए मन में हम उस तरह की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। हम उसके पक्ष विपक्ष में दोनों सूरतों में नहीं सोचते हुए दिखाई देते। देखिए कितनी बड़ी हमें एक तरह से हमारे संविधान ने, हमारे देश ने हमें एक बहुत ही अवसर देकर रखा हुआ है कि आप किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने का अधिकार वहां पर रख सकते हैं ना। अधिकार हमें मिला हुआ है, हमें बोलने का अधिकार है। जैसे मैं
मर्जी कपड़े पहनने का अधिकार है, जैसे मर्जी खाना खाने का अधिकार है, और जिस तरह से आप अपने परिवेश में रहते हैं उसका भी अधिकार आपको संविधान ने दे रखा है। तो कितनी बड़ी एक उपलब्धि है जो हमारे जीवन में हमें हमारे देश ने दी है, पर भी फिर भी हम देश के प्रति उस तरह से समर्पण भाव नहीं अपनाते हुए दिखाई देते, ना ही अपना पूरा शरीर ही मोड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो इस तरह के जीवन में हम जब जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ एक अहित की भावना लेते हुए दिखाई देते हैं, जो कि शिष्टाचार नहीं है। हम अपने अगर देश के नहीं हुए तो हम किसी के क्या होंगे, हम अपनी भाषा के प्रति समर्पित नहीं हो तो हम किसके प्रति समर्पित होंगे। तो इस तरह का जो एक तरह से भाव है वह यहाँ पर रखना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए हमारे अनगिनत एक तरह से रूप स्वरूप बने हुए हैं। तो इसमें किस तरह से व्यक्ति अपने स्वराज के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए किस तरह से सतत प्रयास करते हुए दिखाई देता है, जब ये आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको इसका रूप स्वरूप दिखाई देगा। पात्र इब्राहिम के माध्यम से अनेक रूपों में यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति स्वराज के लिए या स्वतंत्रता के लिए किस तरह से पुरजोर रूप से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है। पात्र बीरबल, पात्र बीरबल यहाँ पर एक दूसरा पात्र है जिसमें एक दरोगा के रूप में वहां पर नियुक्त हो रखा है, और वह किस तरह से अपने ही भाई का, या जो धर्म में हम कहते हैं कि एक जैसे धर्म हो तो भाई बंधु का रूप वहां पर लेते हुए दिखाई देते हैं। तो किस तरह से वह अपने पद का गलत प्रयोग करते हुए दिखाई देता है और उस पद में इतना लीन हो जाता है कि वह सारी मानवीयता का जो रूप है वह भी खोते हुए दिखाई देता है। देखिए व्यक्ति को ना अपने मूल्यों, अपने शिष्टाचार, अपने पारिवारिक परिवेश, अपने सामाजिक परिवेश के आधार पर अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि हमें वक्त आने पर सबकी जरूरत कभी ना कभी पड़ती है और व्यक्ति ही व्यक्ति के काम आता हुआ दिखाई देता है। और उसमें हम देखते हैं कि इस तरह से स्वार्थ या अहित की भावना जब मन में आ जाती है या पद का लालच जब हमारे मन में आता है तो हम छोटे बड़े किसी का भी लिहाज करते हुए वहां पर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर अमानवीयता का जो करुण रूप दिखाने का प्रयास किया है वह कहीं ना कहीं आत्मा को एक तरह से तार तार करते हुए दिखाई देता है। तो पात्र बीरबल जुलूस के प्रति असंवेदना, यानी कि वहां पर संवेदना का भाव है और यहाँ पर असंवेदना का भाव दिखाते हुए उसे रोकने का हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देता है, यानी कि एड़ी चोटी का जोर वहां पर वह लगाते हुए दिखाई देता है कि किस तरह से जुलूस को आगे बढ़ने नहीं देना है। इस तरह की उसकी जो हम कहें कि अहित वाली सोच है वह कार्यरत होती हुई दिखाई देती है, जिसमें इब्राहिम की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि पात्र की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे पूर्ण व्यवस्था अस्थिर हो जाती है। क्योंकि जो जुलूस का नेतृत्व कर रहा था, अगर जुलूस उसके द्वारा ही तार तार होते हुए दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं तार तार, यानी कि जब वो मृत्यु की अवस्था तक पहुंच गया तो जुलूस एक तरह से समाप्ति की और अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। तो किस तरह से उस जुलूस में जितने भी लोग थे वह किस तरह से व्यवस्था के प्रति एक तरह से आक्रामक रूप लेते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अस्थिर। स्थिर होता है कि एक जगह पर स्थिर होना, अपना निर्णय लेना, उस पर से डगमगाना नहीं, और अस्थिर का तात्पर्य यहाँ पर कि जैसे ही व्यवस्था बिगड़ती है आप तितर बितर होते हुए दिखाई देते हैं, वहां स्थिरता का भाव वहां पर नहीं आता हुआ दिखाई देता है। तो कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से जो अस्थिरता या अव्यवस्थित क्रम वहां पर दिखाया गया है, जिसके कारण कितने लोग वहां पर अपनी संवेदनाओं को असंवेदना के रूप में बदलते हुए दिखाई देते हैं। कहानी में सांप्रदायिक सद्भाव, एकता और संवेदना के भाव को दिखाया गया है कि किस तरह से धर्म के जब ठेकेदार अपने धर्म के बल पर स्वतंत्रता को हाकने का प्रयास करते हैं तो समाज में वो जो एकता बनी हुई है वह किस तरह से छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई देती है, और संवेदना किस तरह से असंवेदना का रूप धारण करती हुई दिखाई देती है। तो इन सब जो मूल बिंदु है इस पर प्रेमचंद ने एक तरह से प्रहार करने का प्रयास किया है।
हिंदू मुसलमान के प्रति भेदभाव की भावना से समाज में रोष उत्पन्न है। देखिए ये तो जग जाहिर है। आप देखिए, आपने इतिहास अगर पढ़ा है तो हम देखते हैं कि जब से हमारा समाज बना है तब से हम उस समाज को भी हम काल के अनुसार यानी कि इतिहास के अनुसार जानते हुए आए हैं। तो हमने तब भी यही पढ़ा कि किस तरह से दो जो हमारे धर्म है वो आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हिंदू और मुसलमान, जब भी कोई राजनीतिक दंगे होते हैं तो हिंदू मुसलमान के जो झगड़े हैं वह एक तरह से पीक पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आज भी हम देख रहे हैं कि वही भाव प्रेमचंद के समय में भी दिखाई दे रहा था। और कहीं ना कहीं हम जब कोरोना महामारी से गुजर रहे थे तो उस समय में हम देखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर आए हुए थे, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति विशेष आता है तो किस तरह से झगड़े या इस तरह की हत्याएं या इस तरह के बवंडर वहां पर मचते हुए दिखाई देते हैं। और वहां पर हिंदू मुसलमान के झगड़े अपने आप तूल पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कहानी का जो मूल मुद्दा है, जो मूल आधार है, वह भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के प्रति जो भेदभाव की जो प्रासंगिकता है वह प्राचीन काल से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता उसमें कोई परिवर्तन आया है। हाँ, पढ़े लिखे समाज में हम रह जरूर रहे हैं, पर इन दोनों विचारों को अगर हम एक जैसा रूप माने तो ये कतई मतलब वहां पर कारगर नहीं होते हुए दिखाई देता। तो इसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से हिंदू मुसलमान के प्रति जो रोटियां सिकती हैं उसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ कैसे पूरा करता हुआ दिखाई देता है, और स्वार्थ में किस तरह से सामाजिक जो प्रॉपर्टी है या सामाजिक संपत्ति है उसका किस तरह से नुकसान वहां पर होता है, और किस तरह से जनता पूर्ण रूप से रोष उत्पन्न करती हुई दिखाई देती है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी वही वातावरण एक तरह से प्रेमचंद ने अपने शब्दों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जब इब्राहिम की मृत्यु हो जाती है तो पूरा जुलूस में एक तरह से अफरा तफरी सी मच जाती है। उस अफरा तफरी में कितने लोग घायल होते हैं, कितने लोग अपने अपने द्वारा अपने रोष को, अपने क्रोध को, अपने विरोध को वहां पर उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, जैसे हम देखते हैं कि हम बहुभाषी देश में रह रहे हैं, बहुसंस्कृति वाले देश में रह रहे हैं, बहुधर्मी वाले देश में रह रहे हैं। देखिए कितनी सारी चीजों का मिलन हमारे देश में है, बल्कि इसका तो हमें बहुत पुरजोर रूप से आदर सत्कार करना चाहिए कि ऐसे देश में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं जहाँ पर 6 ऋतुएं आती जाती हुई दिखाई देती है, सर्दी गर्मी का लुत्फ हम उठाते हुए दिखाई देते हैं, और अनेक प्रकार से हम 8 पहर को जीते हुए दिखाई देते हैं। तो भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि 16 बोलियां हैं। 16 बोलियों में हम देखते हैं कि अनगिनत रीति रिवाज, लोकाचार, मान्याचार और मान्यताएं, अंधविश्वास सारी कारगर होती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसी बहुसंस्कृति वाले देश में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने स्वार्थ के प्रति, अपने हित के प्रति किस तरह से लोगों का अहित करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये तो जग जाहिर है, या इतिहास साक्षी है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए पहले भी दूसरों का अहित करते हुए आए हैं और आज भी वही पराकाष्ठा एकदम चलती हुई दिखाई दे रही है। हम देखते हैं कि उसमें भी किस तरह से कई लोग अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित दिखाई देते हैं, पर कुछ ऐसे देशद्रोही भी हैं जो अपने देश को बेचने से भी पीछे हटते नहीं दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समस्या है, जो मसला है, वो ये है कि किस तरह से जुलूस को एक तरह से सफल नहीं होने देना है, उसके लिए कैसे परपंच या षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसका यहाँ पर चित्रण लेखक ने बड़ी ही मार्मिकता से करने का प्रयास किया है। तीसरी स्लाइड में बेटा दिखाया गया राष्ट्र के प्रति समर्पण का भावना। देखिए वैसे तो सभी को ये भावना अपने मन में रखनी चाहिए कि क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं उसके प्रति तो उस रूप में तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, पर जहां तक संभव हो पाता है उसके प्रति हमें जो अपने भाव है, अपने जो विचार हैं, जो हमने अनुभव अर्जित किए हैं और जो ज्ञान देने के रूप में हम वहां पर समर्पित हैं, तो उसमें हमें उसके पक्ष में अपनी बातें, अपने विचार, अपनी भावनाएं वहां पर रखनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से
भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। हम देखते हैं कि जब भी हमारे कोई जैसे गणतंत्र दिवस आता है या स्वतंत्रता दिवस आता है तो कहीं ना कहीं उसी दिन हमारा भाव जगता हुआ दिखाई देता है ना। अन्य रूप में हम अपने देश के प्रति किसी भी तरह से वहां पर समर्पण भाव नहीं करते हुए दिखाई देते, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी भाषा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए दिखाई देते हैं। कई तो आपने जब हमारे देश आजाद हुआ तब आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग अपनी संस्कृति के प्रति नतमस्तक है, अपने देश के प्रति नतमस्तक हैं, अपनी भाषा के प्रति नतमस्तक है। और ऐसे ही मैंने आपको कल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी बताया था कि किस तरह से वे अपनी भाषा के प्रति जो समर्पण का भाव है वह अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं। आर्य दयानंद स्वामी या फिर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें या अनगिनत ऐसे देश प्रेमी हैं जिन्होंने देश के प्रति अपने जीवन को एक तरह से सुहा कर दिया। तो ऐसे ही रूप में हमने प्रेमचंद की भी अनगिनत कहानियां देखिए, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है, कोई अपनी लेखनी के माध्यम से करता है, कोई अपने आचारों विचारों के माध्यम से करता है, पर समर्पण का भाव तो समर्पित वहां पर हम अपने भावों के द्वारा ही तो वहां पर कर सकते हैं। तो वही दृष्टि यहाँ पर प्रेमचंद में भी दिखाई गई है कि किस तरह से दो अलग अलग पात्र उसी देश के किस तरह से अपने देश के प्रति समर्पित रहते हुए दिखाई देते हैं। आत्मीयता के आधार पर देखिए, शिष्टाचार के आधार पर भी ना हम चाहे जैसे मर्जी भाव उत्पन्न करते हो, चाहे हम देश के प्रति समर्पित हैं या नहीं है, हम दोनों रूपों में अपनी आत्मीयता के आधार पर उसको अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें आत्मीयता भी इसी देश का एक मूल्य है जिसके द्वारा हम अपने भावों का समर्पण भाव अपने देश के प्रति रख सकते हैं, अपनी भाषा के प्रति रख सकते हैं, अपने संस्कृति के प्रति रख सकते हैं, अपने रीति रिवाजों के प्रति रख सकते हैं, अपने लोकचारों के प्रति रख सकते हैं। देखिए, आप हम लोग अलग अलग जाति के हैं, सभी अलग अलग जाति के हैं कि वे किस तरह से उसका रूप वहां पर प्रतिपादित करते हुए दिखाई देते हैं। विवाह में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के संस्कार होते हुए दिखाई देते हैं, मृत्यु में भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के संस्कार होते हुए दिखाई देते हैं, या फिर हम कहीं भी पूजा स्थल पर जाते हैं तो वहां पर भी हम अपने मन और तन से शुद्ध होकर वहां पर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो यही आत्मीयता का आधार अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति और अपनी भाषा के प्रति रखना चाहिए। एक भी आप किसी के प्रति समर्पित है तो आप अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है। आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, जैसे एक उदाहरण मन में मेरे जहन में आ रहा है, हमने नमस्ते लंदन फिल्म देखी थी जहां पर जो हम कहें नायिका है कैटरीना कैफ, वो कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति के रूप में लबालब घिरी हुई दिखाई देती है क्योंकि वो वहीं की पैदाइश थी। और हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं या हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से वो भारतीय संस्कृति के ही मूल के रूप थे और अपने रोजगार के संबंध में उन्हें वहां जाना पड़ जाता है तो वह किस तरह से उस संस्कृति का एक तरह से प्रदापन करते हुए दिखाई देते हैं, उसे ओढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो नायक है किस तरह से पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ दिखाई देता है और वह किस तरह से उस नायिका के मन को बदलने के प्रति अनेक प्रकार के सतत प्रयास करते हुए दिखाई देता है और किस तरह से अपनी भाषा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति नतमस्तक होते हुए दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हमें फिल्म में भी अनेक रूप से आत्मीयता के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देती है। ऐसे ही आस्था और श्रद्धा के प्रति भी हम देखते हैं कि लोग अपने अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पर कहें कि 16 करोड़ देवी देवता हैं और इन सभी देवी देवताओं का हम अलग अलग रूप में एक तरह से आस्था और श्रद्धा के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी संस्कृति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम किसी न किसी रूप में उसके प्रेम भाव को वहां पर जागृत करते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय प्रेम के प्रति जो हमारा प्रेम है वह तो एक तरह से सर्व मान्य है ही, पर हम उसमें देखते हैं कि हम उसमें किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को भी वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। भाषा के प्रति देखिए, भाषा के प्रति हर किसी का रुझान होना, क्योंकि हम जब से जन्म लिया है हमने अपनी भाषा में ही अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है और उसमें ही अभिव्यक्ति व्यक्त करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि उपलब्धि के स्तर पर या विकास के स्तर पर हम अन्य भाषा या अन्य माध्यम का रूप तो
ग्रहण कर लेते हैं, पर उसमें वो फील नहीं आ पाता है जो अपनी भाषा में आता है। जैसे हम तमिल की कोई फिल्म देखते हैं, तेलुगु की कोई फिल्म देखते हैं, या अन्य भाषा की कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें हमें उतना रुझान नहीं आता। हाँ, अगर हम हिंदी में फिल्म देखते हैं तो उसके हर एक भाव को, क्योंकि हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के तहत हम उसका रसास्वादन लेते हुए दिखाई देती है। देखिए भाषा का कैसा चमत्कृत रूप है कि हम उसमें सारे रूपों को ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें मौन, हमारी आंखें भी बोलती हुई दिखाई देती है, हमारे चेहरे के हर एक जो भाव है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक संरचना है, वो भी कहीं ना कहीं बोलते हुए दिखाई देती है। तो भाषा का तो रूप ही ऐसा है, और हमें अपनी भाषा के प्रति एक तरह से सजग होना चाहिए, सहज होना चाहिए, और उसकी अभिव्यक्ति में भी स्पष्टीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। तो भाषा के रूप में भी इस तरह की प्रगाढ़ता का होना बहुत जरूरी है। कहानी की मूल संवेदना, कहानी को 5 अंकों में विभक्त किया गया है, यानी कि 5 आधारों में कहानी का जो एक तरह से पूर्ण व्यवस्था है उसे तैयार की है प्रेमचंद जी ने। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, यानी कि पूरी कहानी में हम देखते हैं कि जिस भी तरह का एक पृष्ठभूमि, उत्सभूमि तैयार की है, वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय प्रेम से या देश प्रेम से ओतप्रोत बताई गई है, जिसमें हर वर्ग के, चाहे कोई भी वर्ग हो, धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, के लोग शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि जुलूस है, और जुलूस में चाहे धर्म पर आधारित हो या राजनीतिक की पृष्ठभूमि पर आधारित हो, उसमें सभी लोग अपनी शिरकत करना चाहते हैं, चाहे उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्वार्थ उनको आड़े लेकर चले, पर वह उसमें शामिल होना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि यह एक जनसाधारण द्वारा चलाया गया आंदोलन था, और जिसका मूल भाव राष्ट्रीय रूप में था, यानी कि राष्ट्र के प्रति तो देखिए सबके मन में प्रेम भाव जगता हुआ दिखाई देता ही है। तो कहीं ना कहीं लोग उसमें शामिल होने के लिए पुरजोर रूप से वहां पर शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। पात्र इब्राहिम स्वतंत्रता चाहता है, हर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, पर यहाँ पर जो नायक है, यानी कि इस कहानी का नायक इब्राहिम ही है। तो इब्राहिम स्वतंत्रता चाहता है, जिसे पूरा करने के लिए जुलूस का एक तरह से नेतृत्व करते हुए दिखाई देता है। इब्राहिम गांधीवादी विचारधारा का समर्थक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अन्य गौण पात्र के रूप में जो, जैसे ही जुलूस से पहले की जो चर्चा वहां पर चलती है, वो काफी मनोरंजक दायक होती है, रोचक होती है। उसमें हम देखते हैं कि शंभुनाथ, दीनानाथ और मेको के माध्यम से जो कथा का विस्तार होता है, वह बहुत ही रोचक होता है। जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे, तब आप शुरू में जब देखेंगे कि किस तरह से 3 पात्र जुलूस का जो है ना आंखों देखा हाल चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर कोई प्रेस कर रहा है, कोई सीढ़ियों से आया जा रहा है, कोई उस जुलूस के बारे में तंज कसता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि यह जो बड़े बड़े उच्च लोग हैं, वह जुलूस में थोड़े ही जाते हैं, वह इन लोगों को एक तरह से हथकंडे के रूप में अपनाते हुए दिखाई देते हैं, और इनके स्वार्थ को थोड़ा बहुत पूरा करते हैं। तब जाकर ये जो जुलूस में जो अनगिनत लोग होते हैं, वह भी शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो सेठों एवं उच्च वर्ग के प्रति अच्छे से एक तरह से तंज कसा गया है। पात्र बीरबल उनके समक्ष खड़े होकर उस जुलूस को सफल नहीं होने देता है। कहने का तात्पर्य है कि जो बीरबल पात्र है, वह कहीं ना कहीं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए दिखाई देता है। वहां पर उसके जो पिता है, वो भी पहले एक तरह से पुलिस कर्मी ही थे, और पुलिस कर्मी होने के नाते वह बहुत ही अनुशासन के तहत अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है, और उसके पिता के नक्शे कदम पर वह चलने के लिए तत्पर होता है। उसमें वे देखते हैं कि वह कितना क्रूर रूप, जैसे ही वो वर्दी पहन लेता है, यानी कि हम आज तक हम लोगों ने फिल्मों के माध्यम से देखा ही है या सुना ही है, पर साक्षात कहानी में भी हम लोग इसका चित्रण करते हैं कि अगर व्यक्ति पद पर बैठा हुआ होता है, यानी कि कुर्सी को सलाम कहते हैं ना, कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, तो वह चाहे ठीक भी हो या नहीं भी हो, उस सीट को वहां पर सलाम होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर उस पद के रूप में बीरबल अपनी जैसे ही वर्दी पहनता है, तो अचानक उसमें किस तरह का भाव जागृत होता है, वह इस कहानी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो वहां पर देखते हैं कि वह सफल नहीं होने देता है, उसके लिए वह सतत प्रयास करते हुए दिखाई देता है, और इन प्रयासों में वह कहीं ना कहीं
सफल भी होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से वह अनगिनत प्रयासों से इब्राहिम को रोकने का प्रयास करता है या उसे घोड़ों की टापों से एक तरह से रौंदते हुए दिखाई देता है। देखिए 70 वर्षीय व्यक्ति है, अगर एक भी घोड़े की टाप अगर उस पर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं शरीर पूरी तरह से छिन्न भिन्न होते हुए दिखाई देता है। तो इसी रूप में हम देखते हैं कि एक दूसरा जो दरोगा है वह आते हुए दिखाई देता है और उसको स्थान देने के रूप में इब्राहिम की वहां पर मृत्यु होती हुई दिखाई देती है। इब्राहिम की मृत्यु के बाद पूरी कहानी में रोष और संवेदना का स्वर तीव्र होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जुलूस निकालते समय इब्राहिम ही उसका नेतृत्व कर रहा था और वह ठीक कार्य के लिए अपनी पुरजोर वहां पर एक तरह से उपलब्धि वहां पर दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि वह किसी ना किसी तरह उस जुलूस को सफल करे, स्वतंत्रता के रूप में वह वहां पर उसे अंकित हो और स्वतंत्रता के आधार पर वह उसे वहां पर एक तरह से स्पष्टीकरण लेकर चले। तो इस तरह से वह देखते हैं कि ये जुलूस में किस तरह से जो धार्मिक रूप है वह आड़े आते हुए दिखाई देता है। और इसमें एक और जो पात्र है वह कहीं ना कहीं स्त्री पात्र का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि वह किस तरह से बीरबल को एक तरह से आश्चर्यजनक या निर्मम रूप में जब वह उसको देखती है, उस पर तंज कसती है और उस पर एक तरह से कटाक्ष करती है, तो कहीं ना कहीं बीरबल भी पिघलते हुए वहां पर दिखाई देता है। जो वह इब्राहिम के प्रति रोष उसके मन में बहुत ही पुरजोर रूप से था वहां पर कम होते हुए दिखाई देता है और बाद में वह पश्चाताप, यानी कि हम देखते हैं कि पहले तो किसी की हत्या कर दो और फिर उसके आगे रोना भी रो लो, तो इस तरह के कार्य वहां पर नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरह से जो मानवीयता का जो हनन है वह भी होते हुए दिखाई दिया है। किस तरह से लेखक ने अनगिनत पात्रों के माध्यम से पूरे जुलूस का जो संवेदनात्मक रूप है वह अलग अलग अंकों के द्वारा एक तरह से दर्शाने का प्रयास किया है। लास्ट स्लाइड में बताया गया है बेटा कि किस तरह से जब एक तरह से पूरे वातावरण में रोष उत्पन्न हो जाता है तो सबकी जो मन की वेदना है वो उभर कर आती हुई दिखाई देती है, सहानुभूति उभर कर आती हुई दिखाई देती है। हर एक पात्र इब्राहिम के प्रति अपना भाव वहां पर जागृत करते हुए दिखाई दे रहा है। मानवीय मूल्यों का हनन हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई हत्या हो जाती है या इस तरह की अराजकता जब फैल जाती है, इस तरह की हीनता का जब हनन होते हुए दिखाई देता है, तब तो सामने व्यक्ति कोई नहीं बोलता। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके प्रति सब लोग सामने खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। हमें पहले ही पक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि बात तो फिर बहुत बात हो जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहां पर हमारी उपस्थिति भी हमें एक तरह से खलती हुई दिखाई देती है। अर्थहीनता एवं असुरक्षा का भाव पूरी कहानी में जो भी जुलूस में जा रहा है या उसका नेतृत्व कर रहा था, कहीं ना कहीं बीरबल के जो आक्रांत स्वभाव है उससे कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव सबके मन में आ रहा था। इसलिए कोई भी उच्च कुल का जो व्यक्ति है, उच्च वर्ग का जो व्यक्ति है, उसमें वहां पर नहीं आता हुआ दिखाई देता। केवल जो उनके चेले चपाटे हैं उनको ही वह भेजते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पर कहने का तात्पर्य है कि जो बड़े बड़े राजनीतिक रूप में अपने आप को समर्पित करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब समर्पण का भाव आता है तो ये सबसे पहले खिसकते हुए दिखाई देते हैं। कर्तव्य बोध और समानता पर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह इस कहानी के माध्यम से लगाए गए हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने, जैसे मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था कि लोकतंत्र का अधिकार है और आप लोकतंत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह की अभिव्यक्ति को व्यक्त वहां पर रख सकते हैं, वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम बीरबल के माध्यम से हम उन्हें एक तरह से कड़े बोध दिया गया था कि जुलूस आराम से जाना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी सांप्रदायिक रूपण वहां पर ना हो, इसका उसे ध्यान रखना था, जबकि वह अपने ही कारण इब्राहिम की हत्या का रूप बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के नियमों सिद्धांतों को भी रोंदा गया है, जहाँ समानता का प्रश्न उठाया जाता है कि समाज में सभी लोग एक जैसे हैं, एक जैसे भाव के रूप में उन्हें अपनाना चाहिए या प्रदापन करना चाहिए, उसका भी यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से छिन्न भिन्न होते हुए दिखाई देता है।
स्वाभिमान कार्य अनुसार तय किया जाता है। हम देखते हैं कि हम जब भी अपने स्वार्थ को देखते हैं या अपने आत्मसम्मान को देखते हैं तो उसमें हम अपने कार्य के अनुसार उसकी भूमिका को वहां पर तय करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो मैं अभी बता रही थी कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं वह किस तरह से छोटे लोगों को एक तरह से हथकंडे के रूप में अपनाते हुए दिखाई देते हैं और अपना काम जैसे ही हो जाता है तो उन्हें मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है या उन्हें निग्लेक्ट कर दिया जाता है या उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन जब आभास होता है तो वह आभास पश्चाताप का जब रूप धारण कर लेता है तो अनेक प्रकार की विडंबनाएं मन को छिन्न भिन्न और रोष और रिक्तता का रूप वहां पर लेती हुई दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कहानीकारक प्रेमचंद ने जुलूस के माध्यम से अनेक प्रकार की जो विसंगतियां समाज में फैली हुई हैं, विडंबनाओं से व्यक्ति जूझ रहा है या हम देखते हैं मनोग्रंथियों के दबाव में व्यक्ति तनाव, कुंठा या अनेक प्रकार के अवसादों से अपना जीवन यापन करते हुए भी अपने देश के प्रति समर्पण का भाव लेते हुए दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो आधार हैं वह भी जीवन में हमारे सामने खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। मूल्यों का हनन होते हुए दिखाई देता है, शिष्टाचार का एक तरह से त्याग किया जाता है या कर्तव्य बोध और अधिकार हम देखते हैं केवल नाम के ही अधिकार रह गए हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई हितकर रूप वहां पर आते हुए नहीं दिखाई देता। तो इन्हीं सब चीजों को प्रेमचंद जी ने जुलूस के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। अब मैं आपके प्रश्न देख लेती हूँ। अगर आपको कल नहीं समझ में आया कोई बात गद्य के अनुसार तो आज हम लोग बात कर सकते हैं, तो आप उसमें अपना भाव वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। चैट बॉक्स में जाकर बेटे आप अपने प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन में 4-5 रूप दिए गए हैं। पहला है चैट पीपल और क्वेश्चन, उसमें आप जाकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखती हूँ अगर आपके कोई क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं उनका जवाब देने की भरसक रूप में कोशिश करूंगी। और मेरा आप नंबर दोबारा से ले लीजिए 9953281181 9953281181। यहाँ बेटा आपके क्वेश्चन तो मुझे शो हो ही नहीं रहे हैं। आ गए बेटा। सर नहीं, मैं मैम हूँ और क्लास का जो समय है 3:30 बजे का है, यानी कि 3:30 का है। बेटा क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। ओके बेटा, यहाँ पर ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इस तरह के ना मैसेज पास ऑन मत कीजिए, ठीक है। मैं शुरुआत में ही आपको नमस्कार कहकर संबोधित करके बात करती हूँ, तो आप केवल जो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम रूबरू नहीं है, जो नहीं समझ में आ रहा है या तो आप इसमें जुड़कर पूछ सकते हैं या मैंने आपको नंबर दिया है तो आप व्हाट्सएप पर जाकर पूछ सकते हैं। मैम आई वॉन्ट सजेस्ट यू हिंदी टेक्स्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। बेटे आप ना देखिए, टेक्स्ट बुक आपके पास है, अगर मुझे टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाना हो तो कोई फायदा नहीं है उसमें, है ना बेटे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में जो दिया है मैं उसी का चित्रण आपके समक्ष कर रही हूँ और उसकी समरी आपको संक्षिप्त में यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि हम होलसेल कोर्स पढ़ रहेंगे तो यहाँ पर वो पूरा नहीं होगा, तो उसके लिए तो प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, तो आप उसे अच्छे से पढ़िए। मैम प्लीज गिव मी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुडे ऑफ माय फर्स्ट क्लास। देखिए बेटे, इसमें मैं आपको ब्रीफ नहीं बता सकती, 1 घंटे में मुझे पूरी कहानी का मूल भाव, प्रतिपाद्य, कथानक सब यहाँ पर बताना होगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप पूरी कहानी जब भी मैं आगे पढ़ाऊं, जो भी आपको विषय तो पता चल ही गए होंगे, आप उन विषयों को एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मैम क्लास की पीपीटी आप शेयर करोगे? बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसे मैं आपके समक्ष, तभी मैंने ग्रुप बनाया है। ओके मैम, चैप्टर कौन सा है? ये दूसरी इकाई का पहली कहानी है। कल हम लोग पढ़ेंगे मलबे का मालिक, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है, उसको देखेंगे हम लोग, जहां तक मैं अगर ठीक बोल रही हूँ तो।
मैम चैप्टर बता दीजिए। बता दिया बेटा, अभी बताया। मैम एग्जाम में ग्रामर भी आएगी क्या? बेटा ग्रामर के रूप में आपके ना जो आपके कहानी के गद्यांश है या कविता के पद्यांश है वो इस रूप में आएंगे। पर्टिकुलर वैसा व्याकरण का पोर्शन नहीं आएगा, ये आप मानकर चलिए, ठीक है। मैम सिलेबस बता दीजिए। बेटा मैंने कल भी बताया था, और कल की पहली जब क्लास होगी तब मैं सर्वप्रथम रूप में पूरा जो सिलेबस है वो आपके समक्ष रख दूंगी, और वैसे मैं ग्रुप में आपको इसका जो सिलेबस है वो भी पास ऑन कर दूंगी। मैम आप जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल सेंड कर दूंगी मैं आपको, ठीक है। और ये बेटा ये पीडीएफ ना सिर्फ मेरे द्वारा ही है यहाँ पर, और मैंने किताबों से उस रूप में नहीं है। हिंदी का सिलेबस क्या है मैडम जी? मैम या वीडियो की टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा ना? टेलीग्राम पर आप, मैं अभी नहीं हूँ, आप अगर जुड़ना चाहेंगे तो आप मुझे, मैंने नंबर पास ऑन कर दिया है, तो वहां पर आप ग्रुप क्रिएट कर लीजिए और मुझे ऐड ऑन कर लीजिए। मैंने आपको अपना नंबर दे ही दिया है। मैम नोट्स बेटे जो पढ़ा रही हूँ वही नोट्स हैं, ठीक है। मैम पेपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको लास्ट वाली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि जो पेपर का जो फॉर्मेट है ना, क्योंकि अभी तो सिलेबस स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी मैं क्वेश्चंस कैसे कर दूं। तो अंत में जब हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सारा होल सोल सिलेबस में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मैम आप अपना नंबर फिर से शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है 9953281181, 9953281181, और प्लीज अपना नाम लिखकर भेजिए, ठीक है। मैम नोट्स भी कर पाए? बेटा सब कुछ दूंगी ना बाबू, यहाँ पर आपको जो पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स मैं बिल्कुल दे दूंगी आपको बेटा। अभिव्यक्ति में स्थान की क्या महत्ता होती है? देखिए बेटा अभिव्यक्ति में स्थान की बहुत महत्ता होती है। जैसे आप आगरा घूमने गए है ना, आप आगरा घूमने गए तो आगरा का पूरा जब चित्रण करेंगे तो स्थान की भूमिका तो है ना वहां पर, और उसका अभिव्यक्ति आप बोलेंगे बहुत सुंदर है, संगमरमर का बना हुआ है, बहुत साफ सफाई है, हर एक मकबरा बहुत ज्यादा आकर्षित है, और कितना सुंदर वहां का वातावरण है। तो ये अभिव्यक्ति का ही तो स्तर है। मैम जुलूस का क्या अर्थ होता है? जुलूस का अर्थ होता है किसी भी तरह की कोई भी यात्रा का संबोधन करना जुलूस कहलाता है। जैसे आप किसी राजनीतिक यात्रा में गए हो, या धार्मिक यात्रा में गए हो, या शोभा यात्रा में गए हो, अनेक प्रकार की यात्राएं, या हम देखते हैं पर्व के रूप में यानी कि त्योहार के रूप में भी हम यात्राएं निकालते हुए दिखाई देते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी में होता है, या दुर्गा अष्टमी में होता है, तो इस तरह की यात्राएं भी निकलती है। नेहा तुम्हारा मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। टेल मी मैम, क्या बताऊं बेटा? मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया, मैं बार बार नहीं करूंगी, 4 बार बोल चुकी हूं मैं। और किसी का कोई प्रश्न? मैम कोई बुक बता दीजिए जिसमें, देखिए बेटा अगर आप बुक ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो एसओएल के नोट्स हैं वही एक तरह से संपूर्ण है, क्योंकि ये नोट्स केवल एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, अलग अलग प्रोफेसर विद्वानों द्वारा रचित ये नोट्स हैं। आप इनको ही पढ़ेंगे तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, और किसी एक गाइड से पढ़ेंगे तो वो एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी होगी, और उसे ज्ञान के आधार पर मुझे नहीं पता वो कितनी सक्षम होगी, कितनी सार्थक होगी, पर मुझे लगता है कि जो ये एसओएल के नोट्स आपको पीडीएफ के द्वारा या आपके साइट पे डले हुए हैं वो आपको ज्यादा कारगर होंगे। एक बार और नंबर बता रही हूँ, 9953281181, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, और आप मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक आप देख कर आइएगा, और इस पर हम फिर चर्चा परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।